नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के हॉट टॉपिक पर, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत में एक नया तनाज़ा उत्पन्न हो गया है। और हमारे साथ हैं आरजू काज़मी जी। स्वागत है आपका आरजू जी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो आप ये बताएं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, बिलावल भुट्टो, अब आप लोग स्वयं काफ़ी उनके बारे में कहा करते थे। हमारे लिए तो आपने बहुत कुछ छोड़ा नहीं, जो जो आप लोगों ने उनके बारे में कहा है। तो अभी जो इन्होंने जो लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है जाके, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर हमारे यहाँ यही सोचा जा रहा है कि पहले छेड़ा तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने था। अब वो जयशंकर साहब ने कह दिया था जब मीडिया से कि जी टेररिज्म के ऊपर तो आप जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें, तो ऑब्वियसली इस किस्म का रिएक्शन आना था। और वैसे उनको थोड़ा सा, मैं तो यही कहूंगी कि बिलावल भुट्टो को थोड़ा सा तमीज से बात करनी चाहिए थी, इस किस्म के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, कहा जा रहा अच्छा। है कि जी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा किया है और यही करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि नहीं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और थोड़ा सा टर्म्स को बेहतर करने के लिए जो है इस बात को वो आराम से भी कर सकते थे, गलत वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि बहरहाल वो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे और उनको इस किस्म की बात नहीं करनी थी। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो सभी करते रहे हैं, इमरान खान भी करते रहे हैं। ये तो लगता है एक तरह से पाकिस्तान का कल्चर ही बन गया, ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के जो रहनुमा है, उनका तो ये कल्चर ही है कि किसी तरह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं वक्त मिलते ही भारत को गाली दे दो। और वो गालियाँ जो है वो बहुत अप्रिशिएट होती हैं। मैं तो ये देख रहा था कि बहुत समय से है आपके यहाँ चैनल्स पर डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ की जा रही थी। और यहाँ भी छेड़ा तो कश्मीर राग उन्होंने ही था, जो मैटर था टेररिज्म का। और उसमें कश्मीर जब लाएंगे तो जवाब तो यही मिलेगा जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया था। और उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। वैसे हमारे यहाँ लेते ही नहीं है पाकिस्तान का नाम। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन बात सारी ये है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, जब भी ये पावर में आते हैं तो ये कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बात करते हैं। और जब गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे इमरान खान तारीफ करते रहते हैं। और वैसे डॉक्टर जयशंकर तो है ही आपके यहाँ ऐसे कि जिनकी हर एक की तारीफ करता है पाकिस्तान में भी। मगर उन्होंने भी जो बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो भी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को नहीं कहा, उन्होंने सारा का सारा अटैक जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया था। मगर उसकी एक बड़ी वजह ये भी लगती है कि इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वहां से काफी टेंशन है पाकिस्तान को, और इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ये उनको रोक नहीं पा रहे टीटीपी को, जिनको इन्होंने खुद ही बनाया था। तो इसलिए अब हो सकता है कि टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी इस किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हो कि भारत की तरफ जो है वो कुछ बोलना शुरू कर दें, तो सब लोगों को लगे, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी तरफ से फिर जवाब आएगा तो सब लोग ये समझेंगे कि जी अब भारत के साथ हम लड़ रहे हैं या भारत हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। सारी अटेंशन डाइवर्ट होके अफगानिस्तान बॉर्डर से, जो इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जी आपने तो कहा था कि अफगानिस्तान की हुकूमत हमने बनवाई है, वहां के वो जो तालिबान है वो बड़े बदले हुए आए हैं। लेकिन ये सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तालिबान फोर्सेस भी हैं जो अटैक कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान के सामने इस वक्त है। और यहाँ पे लोग जो है उससे काफी परेशान हैं और काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, स्टैब्लिशमेंट को भी। तो स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का ये एक गठजोड़ होगा। उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक यहाँ पे जा ही रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो इंडिया की तरफ कोई बात कर देते हैं ताकि भारत की तरफ अटेंशन चली जाए और थोड़ी देर के लिए अफगानिस्तान की तरफ लोग ना देखें। वैसे अगर ये सोचते हैं कि यहाँ से कोई जवाब आएगा, तो ये तो बिलावल भुट्टो तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये कहूँगा कि इमेच्योर है। क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अपने को दी हुई गाली का कभी जवाब देते ही नहीं है। आज तक ही नहीं दिया उन्होंने। आज तक का मतलब, पहले वो 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। और उसके बाद अब लगभग 9 साल होने को आ गए, 9 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है। तो 21 साल वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। आज तक उन्होंने
कभी अपने को दी हुई गाली का जवाब जो है वो दिया ही नहीं। वो तो उसको ऐसे फेर देते हैं, जैसे किसी ने उनको कहा मौत का सौदागर, तो उन्होंने कहा कि मौत का सौदागर उन्होंने गुजरात की जनता के ऊपर दे दिया। और सारे गुजरात वाले जो थे वो ऐसे भड़के कि कांग्रेस का जब से सफाया हुआ है तब से सफाया होता ही जा रहा है गुजरात में। तो जितनी बार उनको कुछ कहा जाता है वो उसको इस तरह से मोड़ देते हैं कि जो भी उसको कहता है वो खत्म हो जाता है। नहीं सर, मेरा तो नहीं ख्याल के बिलावल भुट्टो को इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल वो बहुत जूनियर हैं। अभी फर्स्ट टाइम वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, वो उनसे उम्र में भी काफी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी। और एक तरीका, एक तमीज होती है, एक छोटे बड़े की तमीज मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर में अभी तक मौजूद है और उसको फॉलो करना चाहिए। आप चाहे किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन पे क्यों ना हो, तब भी थोड़ा सा जो है वो तमीज का, जो कहते हैं ना, हमारी तमीज का दायरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा बाहर चले गए हैं और उन्होंने काफी गलत लैंग्वेज में, या गलत आप कह लीजिए कि अल्फाज में बात की। वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक उनको जाहिर है यहाँ से जो सिखा पढ़ा के भेजा गया होगा कि जी आपने भारत के साथ इस तरह से बात करनी है। और दूसरी बात ये कि जो वो कह रहे थे, जो जो इल्जामात वो लगा रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, वो कभी पाकिस्तान ने नहीं लगाए। वो तो भारत से ही जो मोदी जी के ऊपर इल्जामात लगे थे, वो उन्हीं को रिपीट कर रहे थे। अभी और बात है कि वो उन केसेस में से निकल गए हैं और लोगों को समझ आ गई है कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पर भी एक बड़ा इसी तरह का एक तासुर था कि जी ये किया उन्होंने गुजरात में, वो किया। अब उसमें से बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि असल सिचुएशन क्या थी और क्या हुआ था, वरना इस्लामिक कंट्रीज तो ना बुला रही होती आपके प्राइम मिनिस्टर को, ना ही वो कोई अवार्ड दे रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं जाकर ये बात जो है, इन लोगों को जब कुछ और नहीं मिलता तो इस बात को सामने ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे निकल कर बात करनी चाहिए, मेच्योर तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कश्मीर की बात भी कर रहे हैं, जो कि सालों से कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, उसके लिए कई दूसरे तरीके हैं बात करने के। उसमें किसी को भी मेरा ख्याल है मिसबिहेव या इस किस्म की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये बात जो है वो हमारे यहाँ कहते रहे हैं लोग बाग, बात सही है आपकी, यहाँ के लोग कहते रहे हैं। लेकिन जब कोई यह बात पाकिस्तान से कहता है तो मुझे लगता है कि उनको स्वयं आईना देखने की आवश्यकता है। आप स्वयं ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर बात करती रही हैं पाकिस्तान के, और हम यही पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस कहाँ गए। तो इसका क्या जवाब देंगे हमारे बिलावल भुट्टो जी, जिनको कि देखिए ये भी एक कंपैरिजन हो रहा है कि साहब के एक पप्पू हमारे यहाँ है, आप नाम जानती, और दूसरे पप्पू पाकिस्तान में। तो किसका पप्पू जो है वो बड़ा पप्पू है? सर देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन पे तो हर तरह के जो है वो एलिगेशंस लगी होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, या दुनिया में कहीं के भी। अगर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को ही हम देख लें, या तो उनकी फैमिली पे भी तरह तरह के इल्जामात लगे हैं। आसिफ अली जरदारी जो उनके फादर है, उन्हें मिस्टर 10% कहा गया। तो अब क्या किया जाए? अगर कोई इस किस्म का फोरम हो, उस पर जाके वो बात करेंगे तो क्या हिंदुस्तानी उठ के ये कहना शुरू कर दें? वो भी गलत है। और इसी तरीके से आपके यहाँ भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट हो या कोई पिछली गवर्नमेंट हो, हर किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो लगे हैं। तो वो उससे यहाँ पे इस तरह से बात करना जो है, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि हमें कोई राइट नहीं है, ठीक है, वो एक इंटरनल मैटर था इंडिया का। उसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई लेना देना था। पाकिस्तान का अगर है तो वो कश्मीर के साथ है, जो कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। उस पर अगर कुछ होता है तो आप बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी और चीज को लेकर अगर वहां इंटरनेशनल फोरम पे जाकर इस किस्म की बात करते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एम्बेरसमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जहां तक डॉक्टर जयशंकर की बात है, तो डॉक्टर जयशंकर को भी मतलब आप लोग बहुत आगे चले गए। कल भी मैं साजिद ताड़ साहब के साथ बात कर रही थी, तो यही कह रहे थे कि बहुत आगे इंडिया जा चुका है, चाहे इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो। तो डॉक्टर जयशंकर साहब को भी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए थी। आप इसके बगैर भी आगे बढ़ सकते थे, इसके बगैर भी आपको सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, भारत की तरफ इस वक्त। क्योंकि जाहिर है कि आप हमारी तरह किसी किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है, किसी और प्रॉब्लम में नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका मिसाइल के आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए उनको भी डॉक्टर जयशंकर को भी मतलब नहीं ये कहना चाहिए था। और उसके जवाब
जवाब में बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो भी बहुत गलत है। अब देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के बारे में कहा वो हम मानते हैं कि ये जनरल स्टैंड है पाकिस्तान का, जहाँ भी जाएगा वो कहेगा। तो जो जवाब जो जयशंकर जी ने दिया वो भी वही जवाब है जो लगातार भारत देता आया है। और अभी भी जो भी टेररिज्म पे, जैसे यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई या FATF में, हर स्थान पर भारत ने यही बात कही है। तो कोई नई बात उन्होंने भी नहीं कही थी, डॉक्टर जयशंकर जी ने। चलिए, ये तो बात हुई डॉक्टर जयशंकर जी की और बिलावल भुट्टो की। अब एक और जो वाकया जो अभी मद्देनजर आया, जो हमने देखा कि जैसे अभी चीन के साथ भारत की जो आर्मी थी उसका एक वीडियो सामने आया, और उस वीडियो को देख के मुझे तो ऐसा लगा कि उसके बारे में जितनी चर्चा भारत में हो रही है उससे अधिक चर्चा उसकी पाकिस्तान में हो रही। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पाकिस्तान में चीन की ये हालत देख के कि चीन की पिटाई हो गई, वहां लोगों को क्यों परेशानी हो रही? नहीं सर, परेशान नहीं हो रहे लोग, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि पहले एक वीडियो आई थी, उसको कहा गया कि जी ये पुरानी है, फिर कहा गया नहीं नई है। लेकिन सिर्फ ये हो रहा था कि कुछ टेंशन जो है वो बनी हुई है भारत और चाइना के बीच में, इस पे जरूर बात की जा रही थी, लेकिन वो भी हमारा मीडिया है उस पे नहीं, क्योंकि मीडिया के पास तो सिवाय इमरान खान के तोशाखाना के कोई और बात ही नहीं है। आज भी अच्छा। इमरान खान जो है वो अपना वही, आज फिर एक ऑडियो लीक आ गई है बुशरा बीबी की, और फिर यही बात चल रही है। हमारा मीडिया जो है वो कुछ भी नहीं बात कर रहा सिवाय तोशाखाना को लेके। साथ ही इमरान खान साहब आज फिर लाहौर में एक पॉलिटिकल रैली अपनी कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो अनाउंस करेंगे आज कि वो पंजाब और KPK की जो असेंबलीज हैं उसको कब डिसॉल्व करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि जी वो इसी मंथ में दिसंबर में ही दोनों असेंबलीज तोड़ देंगे, और जब दोनों असेंबलीज टूट जाएंगी तो उनका कहना है कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, हमें जाना ही पड़ेगा इलेक्शन की तरफ। तो इस वक्त हमारे मीडिया का सारा फोकस जो है वो इसके ऊपर है। वो हम ना ये देख रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, ना अमेरिका क्या कर रहा है, किसी तरफ हम नहीं देख रहे, यहाँ तक कि फ्लड विक्टिम्स की तरफ भी नहीं देख रहे कि वहां पे क्या हो रहा है या उनकी क्या मदद की जाए। हमारा सारा फोकस मीडिया का, आप सुबह से शाम तक हमारा कोई भी चैनल लगा के देख लीजिए टीवी का, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन मीडिया जो है वो सिर्फ यही बात कर रहा है कि इमरान खान के तोशाखाना को अब ये घड़ी निकल आई, फिर वो घड़ी निकल आई, फिर कुछ और निकल आया, फिर एक ऑडियो लीक आ गई, फिर दूसरी ऑडियो लीक आ गई। इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। तो ये जो बुशरा बीबी जी की ऑडियो लीक है लेटेस्ट, वो क्या है? सर उनकी नई ऑडियो लीक आई है जिसमें वो अपने घर का कोई उनका एम्प्लॉय है उससे बात कर रही हैं, और उससे ये कह रही हैं कि जो तोशा खाना के गिफ्ट्स आए थे उसकी पिक्चर्स क्यों बनाई थी, क्योंकि उसने पिक्चर्स बनाई हैं और सुना है कि उसी ने लीक की है पिक्चर्स के कौन कौन से गिफ्ट्स आए हैं और कहाँ गए। तो वो उसके ऊपर नाराज हो रही हैं और उससे कह रही हैं कि जी ये तुमने पिक्चर्स क्यों बनाई हैं, आइंदा तुम मत आना मेरे घर में, और इस किस्म की बात की जा रही है। तो वो ऑडियो लीक जो है अब आजकल वो एक मौजू बनी हुई है बात करने का, या उसके ऊपर पूरा फोकस है हर तरह से मीडिया का। इसके अलावा कोई और बात नहीं हो रही। और साथ साथ आज इमरान खान साहब की, जैसे कि लाहौर में वो एक पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, वहां पे वो अनाउंस करेंगे कि उन्होंने पंजाब और KPK की जो दोनों असेंबलीज हैं उसे कब डिसॉल्व करना है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, उनका ख्याल है कि मार्च तक जो है वो असेंबलीज को ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो हम असेंबलीज तोड़ देंगे। और KPK की तरफ से भी यही कहा गया है कि इमरान खान का बस इंतजार है कि वो क्या कहते हैं। अब देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं, या फिर एक बार एक बड़ा यू टर्न लेंगे। वैसे तो अभी तक फवाद चौधरी और जितने लोग उनके साथ हैं, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि इस मंथ में दिसंबर में ही जो है, साल नहीं बताया वैसे उन्होंने, लेकिन कहा है कि अच्छा। दिसंबर में दिसंबर में ही उन्होंने कहा है कि असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, साल बताना भूल गए। नेशनल असेंबली, वैसे इसका टेन्योर कब तक है? सर ये अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, अगले साल? अगले साल अक्टूबर में। अच्छा, और ये पहले कराना चाह रहे हैं, तो अब तो अक्टूबर आ गया, कितने दिन बचे? 6 महीने पहले तो वैसे ही सारा काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और लेकिन ये कि इमरान खान कह रहे हैं कि फौरी तौर पे करवाया जाए। अच्छा, तो मतलब अब उनके जो जद्दोजहद का दायरा है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है, बिल्कुल लिमिटेड हो गया। जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और इस वक्त जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के साथ जो रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या लेटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान में? सर फिलहाल तो यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने मैसेज दिया है कि जी ये टीटीपी और इस किस्म के अटैक्स हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा, उसके फिर लिए क्या क्या करेंगे? कर ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर, कि फिर क्या करेंगे। ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, और क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन ये कि बहरहाल ये इनके लिए काफी एक प्रॉब्लम हुई हुई है, काफी बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि ना सिर्फ टीटीपी, पहले तो ये कहते थे दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि टीटीपी हो चाहे वो तालिबान हो, ये एक ही ग्रुप है। क्योंकि तालिबान की फोर्सेस ने भी अटैक किए थे ना, और उन्होंने मतलब शेलिंग भी की थी, उन्होंने वहां से जो सिविलियंस रहते हैं उधर बॉर्डर के पास, उनकी भी जानें गई हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। तो अब इनको समझ आई कि ना सिर्फ टीटीपी बल्कि तालिबान भी एक ही ग्रुप है। तो अब उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जी हम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया कि बर्दाश्त ना करके उनको सीधा कैसे करेंगे, क्योंकि जिस किस्म के अटैक्स वो कर रहे हैं उसको रोकने का इनके पास क्या कौन सा ऐसा हथियार है जिससे ये रोक पाएंगे, ये नहीं बताया। क्योंकि ना सिर्फ वो अटैक कर रहे हैं बल्कि वो केपीके में तो भत्ता तक ले रहे हैं, वहां के लोगों को फोन कॉल्स जा रही हैं, किडनैप किए जा रहे हैं वहां के जो बिजनेस कम्युनिटी है, और उसमें से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो निकल कर पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। तो ये तो फिर बिलावल भुट्टो ने बड़ी ज्यादती की भारत के साथ में। याद है कि केवल एक स्टेटमेंट दिया था जयशंकर जी ने, तब तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह दिया, और तालिबान जो है वो इतने लोगों को मार चुका है, लगातार हमले कर रहा है, उसको भी कम से कम बुचर ऑफ अफगान पीपल या इस तरह से तो कुछ कहते हैं बिलावल जी। बिल्कुल सर, कहना चाहिए था, और अफगानिस्तान की तरफ भी उन्हें एक स्टेटमेंट देना चाहिए था बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का, लेकिन जाहिर है कि वहां पे कहने की हिम्मत नहीं है। वहां पे तो क्योंकि खुद ही गवर्नमेंट बनाने गए थे और कहा था कि जी हम ये तो हमारे भाई हैं, और वो रिलीजन का भी एक निकाल लेते हैं ना कि जी वो मुस्लिम ब्रदर है और ये है वो है, तो वहां कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हर बार जब कुछ इधर, बल्कि मैंने वही जैसे कहा शुरू में कि अटेंशन डाइवर्ट करने का भी एक तरीका है कि भारत की तरफ कुछ कह दो, वरना लोग सब जो है वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की न्यूज देख देख कर परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा उसके बजाय भारत की तरफ रुख कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त और तो कुछ हो रहा नहीं है, ना ही आपके यहाँ से कोई मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, ना कोई और तरह की कोई धमकी आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तब आप लोग भी खाली बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, बस हम पैसे बना हम रहे हैं बैठ के, हम इकोनॉमी पे हम काम कर रहे हैं। हम चीन से लड़ते हैं, हमारे पास इस वक्त हाँ, पाकिस्तान की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। वही बात है ना सर, आप चीन की तरफ कर रहे हैं और आप जो है वो हमारी तरफ नहीं देख रहे, तो हमने कहा जरा हमें भी देख लीजिए, मतलब ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, उस करीना कपूर का डायलॉग नहीं था तो वही हम लोग भी अभी यही कह रहे हैं ये कौन है जो हमें मुड़ के नहीं देख रहे, तो हमने कहा चलो एक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो पूरा इंडिया इस वक्त इस तरह हुआ है, मैं कल से लेके अभी तक धड़ाधड़ आपके आगे टीवी शोज पे जा रही हूँ, और इसमें सिवाय बिलावल भुट्टो के कोई और बात ही नहीं हो रही। आप लोग भी चाइना को भूल गए, तो ऐसे ही कुछ लगता है कि होने जा रहा है। नहीं, वो तो क्या है, इसको बोलते हैं, वो बीच-बीच में कभी इंटरवल होता है ना थोड़ा-सा, और इंटरवल जब होता है तो उसमें कुछ वो ट्रेलर-वेलर इस तरह के थोड़ी देर चलते हैं। उसके बाद फिर मेन फ़िल्म शुरू होती है। तो इस टाइम वो इंटरवल हो रखा है और मेन फ़िल्म वापस शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात अभी मैं और सुन रहा था, जो आपके आपके साथ ही साजिद तारड़ साहब जो है वो बात कर रहे थे, और उसमें कई बातें उन्होंने जो बोली, वो वो मुझे आपसे ज़रूर थोड़ी-सी वो जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, कि पाकिस्तान क्या वाक़ई जो है वो अब अपने जो डिप्लोमैट्स हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहा है? सर ये न्यूज़ तो आई है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको सैलरीज़ नहीं दी गई थी। उसके बाद जो है कुछ थोड़ा बहुत फंड जो है वो न्यूज़ आने के बाद, और उसमें मेरा ख़्याल है क्रेडिट तो मेजर गौरव को जाता है, वो उस कदर ट्वीट्स और शोज़ करते हैं ना कि हम लोग परेशान हो के हमें फंड रिलीज़ करना ही पड़ जाता है। तो वो मेजर गौरव पता नहीं कहाँ से खबर निकाल के ले आते हैं। तो उसके बाद जो है वो फंड्स कुछ दिए गए हैं पेमेंट्स के लिए,
लेकिन अभी तक जो है वो सही मतलब पूरी तरह से कंप्लीट पेमेंट्स नहीं हुई हैं। साथ साथ एम्बेसी भी बेचने की बात की जा रही है अमेरिका में कहीं, कि जी पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो सेल की जा रही है। तो इस किस्म की न्यूज़ यहाँ पे मुसलसल चल रही हैं। अब देखते हैं आगे ये किस तरह इस चीज़ को संभालते हैं, क्योंकि काफ़ी एक तरह से परेशान करने वाली है, एम्बैरेस करने वाली सिचुएशन है। और दूसरी बात ये आ रही थी कि आपके यहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, और अब इंडिया से जो लोग दवाइयाँ लेते थे, मंगवाते थे, वो चूँकि डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, इसलिए इंडिया से भी दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो 2-3 हफ़्ते में सारी दवाइयाँ जो हैं वो बंद हो जाएँगी। सर कहा यही जा रहा है कि मेडिसिन जो हैं वो कम हो गई हैं, और मेडिसिन लेने के या मेडिसिन जिससे बनती हैं वो चीज़ें इनके पास ख़त्म हो गई हैं, और इस वजह से जो है काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो छोटी मोटी सर दर्द की इसकी उसकी मेडिसिन होती हैं आम जो घरों में रखी जाती हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो लेकर रख लें। तो ये सिचुएशन तो है, और बड़े शहरों में भी है और छोटी सिटीज में भी है। तो ऑब्वियसली जब इनको कोई फंड मिलेगा कहीं से, चाहे वो आईएमएफ का हो जिसके प्रोग्राम में जाने की बिल्कुल तैयारी है, और कहा यही जा रहा है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन को संभाला मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ केपी के गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया था, ये मेडिसिन से हटके मैं कह रही हूँ, कि उनके पास भी फंड्स नहीं है अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट्स करने के लिए, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है। तो उनके भी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और बाकी लोग हैं, उनका यही कहना है कि जी फंड्स नहीं है। तो फंड्स की कमी तो है, लेकिन ये कोशिश तो ये यही करेंगे कि किसी तरीके से जो है वो कहीं से कोई लोन आ जाए या फिर आईएमएफ का कुछ मिल जाए, ताकि ये उससे काबू पा सकें। अब दो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक जो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जो पहले थे, और इसाक डार साहब जो इस वक्त हैं, दोनों एक ही पार्टी से हैं और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक कहता है कि जी कोई परेशानी की बात नहीं है, इसाक डार साहब का कहना है हम सब कंट्रोल कर लेंगे और हो जाएगा, जबकि मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल उनसे हट के बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं काफी सिचुएशन जो है इस वक्त खराब है, और अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में ना गए तो और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब आईएमएफ तो जाहिर है सख्त किस्म की शर्तें भी लगाएगा। तो आईएमएफ में तो आप ऑलरेडी हैं ना, अब ये क्या और आगे क्या बात होने वाली? आईएमएफ का तो प्रोग्राम पहले से चल रहा है ना। सच चल रहा है, लेकिन अभी उन्होंने जो है कुछ और जो फंड्स है वो रिलीज करने हैं, उसके लिए उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं वो इन्हें कंप्लीट करनी है। वो उसमें क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, कई दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको ये मानते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद सब उसको करना चाहिए। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिसका थोड़ा सा टाइम है, वो चाह रहे हैं कि सारे इल्जामात इनके सर पे ना आए, जो नई गवर्नमेंट आए वही सारा भुगतती रहे। तो ये इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। नहीं, मैं तो अब कल चेक कर रहा था, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आता है, डेली स्टेटमेंट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल 6 अरब डॉलर बचे हैं, और 6 अरब डॉलर बचे हैं। इसी वजह से शायद ये जो है वो डॉलर बचाने के चक्कर में अपने डिप्लोमेट्स वगैरह को ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा और ही है सर, क्योंकि डॉलर तो सर मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, बल्कि डॉलर क्या कोई करेंसी भी जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे डॉलर हो, चाहे दिरहम हो, चाहे कोई भी हो, वो उसकी काफी कमी है। नहीं ज्यादा पैसे देने पे भी कोई नहीं दे रहा, कह रहे है ही नहीं। अभी तो 224 चल रहा है ऑफिशियल, और मार्केट में क्या है? सर यही है, मार्केट में भी ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट से लेने जाए तो इससे ज्यादा भी अगर कोई पेमेंट करना चाहे, 240 भी अगर दे तब भी नहीं है, वो कह रहे डॉलर है ही नहीं। दिरहम नहीं मिल रहा। दिरहम यहाँ से पाकिस्तान से यूएई ने अगस्त से, इसी साल अगस्त से एक नई जो है शर्त लगा दी है। उनका कहना है कि जी जो भी ट्रैवल करेगा यूएई, उसके पास 5,000 दिरहम होने चाहिए, उसके बगैर यहीं से प्लेन में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पर पर्सन तो अगर कोई 3-4 लोग जा रहे हो फैमिलीज के, तो हर किसी के पास हो, तो इसका मतलब है 20,000 दिरहम चाहिए। और दिरहम मार्केट में मिल नहीं रहे। दिरहम मार्केट में बहुत से लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपना फ्लाइट्स को कभी कैंसिल करा रहे हैं, कभी सीट आगे पीछे करा रहे हैं, क्योंकि दिरहम नहीं मिल रहा है। और दिरहम के बगैर यहाँ से अगर कोई ये कहता है जी मैं वहां जाके एटीएम से मतलब निकाल लेंगे पैसे और दे देंगे, उस पर भी नहीं मान रहे, कह रहे नहीं, यहीं से जाते हुए
एयरपोर्ट पे ही चेक होगा कि आपके पास है या नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी जो है वो यहाँ पर मुसीबत पड़ी हुई है लोगों को और करेंसी नहीं मिल रही है। ये तो वाक़ई काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये तो ऐसा तो मुझे लगता है कि एक बार भारत तो केवल एक बार गया है आईएमएफ में, हम्म। लेकिन वो था 1990 में शायद। लेकिन ऐसी स्थिति तो हमने भारत में भी कभी नहीं देखी नहीं कि सर, लोगों यूएई के ने लिए। भी फर्स्ट टाइम ये किया है अभी इस साल अगस्त से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था कि करेंसी चेक करते हो जाते हुए। अब तो कहते हैं कि नहीं जी 5000 से नीचे तो जाने ही नहीं देंगे, यानी दिरहम चाहिए, 5000 दिरहम चाहिए। तो वो दिखाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं। ये भी उन्होंने पता नहीं अगस्त से क्यों किया, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना वहां जाकर पाकिस्तानियों ने, जो उन्होंने इस किस्म की शर्त लगा दी है। लेकिन क्या किया है वो मुझे नहीं पता। उनको लग रहा होगा कि वहाँ जाएँ और फिर वापस नहीं आएँ, वहीं गायब हो जाएँ कहीं रेगिस्तान में। सर वहां कौन गायब होगा, वो तो बड़ी बोरिंग जगह है। मतलब वहां पे सिवाय मॉल्स के कुछ है नहीं, 4-5 दिन तो चल जाते हैं, उससे ज्यादा वहां पे मेरे नहीं ख्याल के कोई गायब होगा। लेकिन कुछ ना कुछ किया जरूर है, अब क्या किया है पता नहीं। चलिए, ये तो फिर अब हम आपसे या फिर पूछना शायद चाहें। हमारी इकोनॉमी की वजह से शायद उन्होंने इस तरह की शर्त लगाई हो कि ऐसा ना हो कि कोई आए और उसके बाद जो है वो हमसे ही खा के चला जाए, वो इस किस्म की चीज ना उन्होंने सोची हो। क्योंकि पहले तो नहीं था, जब से पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत हुई है तब से इस किस्म की शर्तें लग रही हैं। एंड अब मुझे तो अब लगता है कि किसी और जगह यूरोप या अमेरिका भी कोई जाएगा तो शायद उससे भी, लेकिन यार यूरोप अमेरिका वाले तो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं कि जी अब करेंसी दिखाइए। अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट पर भी भरोसा नहीं कर रहे। इन्होंने कभी भी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा यूएई ने, लेकिन इनको भी बैंक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। वो मेरे ख्याल है आसान रहेगा लोगों के लिए, मतलब बन भी जाते हैं सर यहाँ पे जुगाड़ लगा के। लेकिन हुँ, करेंसी कैसे बनाएंगे वो मसला है। तो लेकिन ये है कि बहरहाल उन्होंने लगाया है और काफी सख्त शर्त है, और फिर ये कि मिल नहीं रही जो यूएई दिरहम है वो भी नहीं अवेलेबल मार्केट में। चलिए, तो आप हम आपसे सहानुभूति रख सकते हैं कि आपको दिरहम मिल जाए, जिससे मुझे अगर मिल आपको गए कभी सर, मिल मेरे पास तो मैंने मैंने ढूंढ लिया सर, मैं 4 दिन से इसी काम में लगी हुई थी मैंने अच्छा, ढूंढ अच्छा, लिया। अच्छा, अच्छा। तो चलिए, आप दुबई की आपकी अच्छी यात्रा हो और सुखद हो, और आपके दिरहम जो है वो एयरपोर्ट पे कोई ना उड़ा ले, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि एयरपोर्ट पे भी इस तरह के गैंग घूमते रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई दिरहम चेक करते करते कुछ दिरहम उसमें से निकाल लो नहीं चुपचाप। सर, मैं बैग कितने नीचे रखती हूँ चीजें कि मुझे खुद को नहीं मिलते तो वो किसी और को क्या तो चेक करेंगे तब तो निकालना पड़ेगा। वो चेक करने वालों को भी 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही नहीं मिल रहे होंगे, मैंने इतने नीचे रखे होंगे बैग के। तो वो मुझे कहेंगे बीबी आप साइड पे हो जाइए, ढूंढ लीजिए इतनी देर दूसरे पैसेंजर्स को डील कर ले। उन्होंने ये करना है, इसलिए मुझे मेरे बैग से निकालने की कोई कोई मुझे खतरा नहीं है किसी का चलिए, हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आप थैंक यू। दुबई जाइए और वो दिरहम बचा के लाइए वापस, जिससे उसका जो है तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सर। थैंक यू सर। और बेस्ट विशेस फॉर योर हॉलीडेज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।